पूर्व मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री वी.डी. डालिया जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री आर.एस. चौधरी जी, श्री महेंद्र सिंह मलिक जी, लोकसभा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट सरदार रणजीत सिंह रोड़ी जी, पूर्व मेरे डिप्टी स्पीकर चौधरी गोपीचंद गहलोत जी, पार्टी के पूर्व में रहे मेंबर पार्लियामेंट साहिबान, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधानसभा के सभी मेरे साथीगण, आज की इस प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में आए हुए जिला के सभी अध्यक्षगण, हल्का के अध्यक्षगण, विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजकगण, पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यगण और पत्रकार छायाकार दोस्तों, आजा गगन मिल हमारे जो साथी थे सरदार जसविंदर सिंह जी, जो पार्टी के न केवल स्तंभ थे बल्कि उन्होंने हमेशा जो राजनीति करी थी वो ईमानदारी की राजनीति करी थी। उन्होंने कभी किसी के साथ कोई लाग लपेट और छल कपट नहीं किया। उन्होंने जहाँ राजनीति में अपनी एक पहचान पूरे प्रदेश में, देश में, विदेशों में बढ़ाई, वहीं एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में भी उनकी एक बड़ी पहचान थी। आज परमात्मा को मंजूर नहीं था, वो आज हमारे बीच में नहीं है। जैसे मेरे से पहले शोक प्रस्ताव जो पढ़ा गया था उसमें उनके बारे में सारी जानकारी दी गई थी कि किस तरह के व्यक्तित्व के धनी थे। आज उनके पदचिन्हों पे चल करके यहाँ आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए वहीं लोगों के साथ उनके जो सामाजिक रिश्ते थे उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे राजनीतिक तौर पे फिर से उनकी उस पहचान को और बड़ा किया जाए, उसके लिए उनके बेटे जो आज हमारे बीच में खड़े हैं सरदार गगनजोत सिंह, इनको भी परिवार की तरफ से सब लोगों ने अधिकृत किया कि वो पार्टी के अंदर उनकी भूमिका को निभाने का काम करे, उस कमी की कैसे पूर्ति हो उसके लिए लगातार पार्टी को मजबूत करे, संगठन को मजबूत करे। इनके बारे में भी पिछले दिनों अखबार ने खबर छाप दी थी कि उन्होंने ये कह दिया कि मैं अभी विचार करूंगा कि मुझे किस पार्टी के साथ आगे बढ़ना है। मतलब किस तरह से षड्यंत्रकारी लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों में छोटे मोटे पत्रकारों को पकड़ करके उनसे लिखवा करके लगातार आपकी बढ़ती हुई ताकत को कमजोर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शायद उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं अभी तक कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जब जब भी किसी ने कमजोर करने की कोशिश करी और जो कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले लोग हुआ करते थे उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तो ताकत बढ़ गई लेकिन उनका राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो गया। आने वाले समय में भी ये मान करके चलो कि इस किस्म के हालात इस प्रदेश में पैदा हो जाएंगे कि जो लोग आज एक षड्यंत्र के तहत, एक सोशल मीडिया के तहत जो प्रचार में लगे हुए हैं, जो सारा दिन झूठ का
सहारा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन लोगों का तो राजनीतिक अस्तित्व 100% खत्म होगा। आपकी ताकत 100% बढ़ेगी। अगली जो सरकार होगी वो 100% आपकी सरकार होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरे से पहले जो बोलने वाले साथी थे उन्होंने आज के हालात पे सारी बातों पे चर्चा करी और बहुत से साथियों ने सुझाव भी दिए, सोशल मीडिया को लेकर के दिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर के दिए, खास करके जीत के उपचुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई। जीत का जो उपचुनाव था, ये मान करके चलो कि इस उपचुनाव में जहां सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है, वहां कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल था। और हमारे साथ जो नतीजे जिस किस्म के आए, उसके लिए मैं ये नहीं कहता कि पार्टी का कार्यकर्ता कहीं इसके लिए दोषी है। मैं सबसे पहले तो आप सब साथियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जिनकी ड्यूटी पार्टी की तरफ से वहां लगाई गई, उन्होंने लगातार लोगों के बीच में रह करके ईमानदारी के साथ अपने प्रत्याशी के लिए दिन रात एक करके मदद करने का काम किया। आपने कोई और कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक सोचने वाली बात सिर्फ इतनी है, बारी बारी से इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त की जा रही थी कि नतीजे इस तरह के नहीं आने चाहिए थे। मैंने रोहतक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी चुनाव के नतीजे आने के बाद, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैं गया तो मुझे जो मेरे साथी थे वो कह रहे थे कि बहुत सारे सवालों का आपको सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी बातों का जवाब आज आपसे प्रेस के लोग पूछेंगे। मैंने कहा आप चिंता मत करो, हमने इस किस्म के हालात इस प्रदेश में कई दफा देखे और कई दफा ऐसे नतीजों से गुजरने का काम किया है। जहां प्रेस ने भी हमारे खिलाफ ये लिखना शुरू कर दिया था कि अब की बार ये 2 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे, जहां लोकसभा की 10 की 10 सीट हार गए थे, हमने उसके बाद भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश के राजनीतिक हालात को बदल करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को एक बड़ा रूप देने का काम किया था। जब प्रेस के लोगों से मैं रूबरू हो रहा था, बातचीत कर रहा था, आप लोगों ने तो मेरे ख्याल किसी ने गहराई में जाकर के इस बात पे आकलन नहीं किया होगा कि ये नतीजे इस तरह के क्यों थे। लेकिन मैंने वो सारे के सारे जो नतीजे आए थे, वार्ड के हिसाब से भी, बूथ के हिसाब से भी, गांव के हिसाब से भी, एक एक चीज पे गहराई के साथ आकलन भी किया, एक एक चीज की जानकारी भी बूथ के सतह पे लेने का काम किया। जैसे मेरे से पहले चौधरी इंद्र सिंह ढोल बता रहे थे कि उनके साथी जो थे, जो उनके रिश्तेदार थे, जिनसे उनका दोस्ताना ताल्लुका था, उन्होंने जब उनसे पूछा कि आपके बूथ पे वोट क्यों नहीं आए, तो उनका सामने से जवाब था कि हमने तो अपने वोट आपको डाले थे, लेकिन अब पता नहीं किस वजह से जब गिनती हुई तब वो वोट वहां नजर नहीं आया। वो तो एफिडेविट देने को तैयार थे कि हम अपना एफिडेविट देना चाहते हैं कि हमने अपना वोट जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, उमेश सिंह को कास्ट किया। मैंने उनसे पूछा, पत्रकार साथियों से, कि आप सारे रोहतक से जीत गए हुए, और केवल रोहतक के नहीं पूरे प्रदेश भर के पत्रकार जीत में घूम रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी घूम रहे थे, उसके साथ साथ आपके जर्नल जो आपके अखबार से जो लोग हैं वो भी सारे आए हुए थे, और बहुत सारे फेसबुक वाले भी थे, बहुत सारे गूगल के लोग भी थे। हर कोई कैमरा लेकर के खड़ा था, जहां भी जाते थे 10-10 लोग आकर के बातचीत करते थे, पूछते थे। मैंने उन्हीं से पूछा, पत्रकार साथियों से, कि आप
सब जब इस बात का आकलन करते थे, आप हमें मिलते थे तो ये बात कहते थे खुल करके कि आपका वोट 18,000 से लेकर के 20 और 22,000 तक आएगा। और मैंने उनसे कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, जिसने हर गांव के अंदर आज भी हर बूथ के ऊपर हमारा पार्टी का कार्य करता है, हर जगह हमारे अपने एजेंट थे, हर जगह मतदाता हमारे यहाँ से पर्ची लेकर के वोट डालने जा रहा था और हर मतदाता ये कह रहा था कि मेरे परिवार के 50 वोट हैं, मेरे परिवार के 40 वोट हैं। मैंने कहा अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बुलाया अपने घर पे और बुला करके मुझे आश्वासन दिया कि हम आपको वोट देंगे। मैं बहुत से ऐसे साथियों से भी मिला था जो पार्टी से पुराने वक्त से जुड़े हुए थे और उन लोगों ने भी खुलकर के कहा था कि हम 100% चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथी चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखते हैं, हम अपना वोट कास्ट करके आपकी पार्टी को मजबूती प्रदान करें। मैंने उन पत्रकार साथियों से पूछा था कि क्या ऐसा संभव है कि 60 ऐसे बूथ हैं जिन पे हमारी पार्टी का 3, 2, 1 और 0 वोट है? क्या आप इस बात को स्वीकार कर सकते हो कि कोई इस तरह से भी मतदाता कोई अपना मन बदल सकता है? मैंने उन बूथों के ऊपर भी जो पार्टी के साथियों की ड्यूटियां थी उनसे भी पूछा और उन बूथों पे जिन लोगों से मेरे सीधे संबंध थे, मैं जानता था, उनसे भी पूछा। सबने ये कहा था कि हमने अपने वोट कास्ट किए और वोट देने के बाद अगर आपका वोट वहां नजर नहीं आता तो 100% मान के चलो कि एक बड़ी मैनेजमेंट थी। ये सरकार में बैठे लोग भी नहीं चाहते थे कि आप उस स्थिति में आकर के खड़े हो जहां से कल उनको इस बात को लेकर के चिंता हो जाए कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो आज समझौता है वो कल आपके लिए मुश्किलें पैदा करते, मुश्किलें खड़ी करते। इसलिए एक मैनेजमेंट के तरीके से आपके वोट को शिफ्ट किया गया, आपको कमजोर किया गया। जहां आपको कमजोर किया गया वहां कुछ लोगों को ताकत भी दी गई और उन्होंने अपना चुनाव जीत करके लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश करी। आप इस बात पे जब विचार करोगे, देखोगे तो आपको लगेगा कि 100% इस किस्म के हालात कभी भी नहीं हो सकते। मुझे एक वक्त का ध्यान है कि एक बार सन 1909 की बात, लोकसभा का चुनाव था, हमारा जो बीजेपी के साथ समझौता था 2009 में हमारा समझौता था और ये मान के चलते थे कि देश के अंदर एक बदलाव की बात चल रही थी। लोग चाहते थे कि कांग्रेस जाए, कांग्रेस जाकर के यहाँ पे बीजेपी की एनडीए की सरकार बने और ऐसे लग रहा था कि हम 6-7 सीटें 100% जीत करके आएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 10 की 10 सीट कांग्रेस के पक्ष में चली गई। उसके बाद बीजेपी ने शिमला के अंदर अपनी पार्टी की मीटिंग बुला रखी थी और हमारा विधानसभा का चुनाव थोड़े दिन बाद होना था। चौटाला साहब ने जब बीजेपी के नेताओं के साथ उस गठबंधन को आगे बढ़ाने की बात करी तो कुछ लोगों ने उस गठबंधन को तोड़ने का काम किया और जब वो गठबंधन टूट गया तो टूटने के बाद मीडिया के लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि अब की बार 2 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। और जब नतीजे आए तो 31 हम जीत करके आए थे, एक हमने अकाली दल के लिए सीट दी थी, वो 32 जीत गए। उस वक्त तो हमारे एमएलए की संख्या भी केवल 9 थी पहले विधानसभा में और 9 की संख्या से हम 32 पे आए। आज तो 100% मान के चलो 17 हैं, 2 हमारे साथी हमारे बीच से चले गए, उसके बावजूद भी 17 की संख्या है। 17 में से भी 2-3 जो है हो सकता है हमारे से अलग हैं, लेकिन फिर भी हम उस 9 से बड़े आंकड़े के ऊपर आज खड़े और आने वाले समय में 100 का 100%
लोगों के सामने केवल एक ही चीज का सरकार का विकल्प बचेगा, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बचेगी। मेरे से पहले अशोक जी ने बताया था कि चौटाला साहब हमारे बीच में 1-2 दिन में आज आ जाए, कल आ जाए, आने वाले हैं। और वो आने के बाद आप सब साथियों से मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर आएंगे। किस तरह से षड्यंत्र रचने वाले लोगों ने चौटाला साहब को विधानसभा के चुनाव में लोगों तक रोक ना हो उसके लिए हॉस्पिटल से भी रात को 11 बजे निकालने का काम किया था। जहां 11 बजे निकलवाने का काम किया, वहां उनके ऊपर कंडीशनें लगवाई थी जो बेबुनियाद थी, गलत थी। आज जब चौटाला साहब जेल से बाहर आएंगे तो वो सारी कंडीशन हटी हुई होगी। इसलिए हटी हुई होगी कि वो कंडीशन लगा नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि दिल्ली में उनकी अपनी सरकार थी और केजरीवाल और ये लोग आपस में मिले हुए थे, कैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को रोका जाए, इसके लिए उन्होंने उस पद का दुरुपयोग करवाया था जो सत्ता में बैठे लोगों को मिले होते हैं। हमने उसके लिए आगे जो कार्रवाई करनी है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। 100% ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है कल को। लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। आज की तारीख में जिस तरह से कुछ हमारे साथियों को विचलित किया जाता है, टेलीफोन किए जाते हैं उनके पास, उनके ऊपर इस बात का दबाव बढ़ाया जाता है कि भैया आप हमारे साथ आ जाओ, कल को हमारा फलानी पार्टी के साथ समझौता होगा, उसके साथ समझौता होगा, हम आपको एमएलए की टिकट देंगे, हम आपको एमपी का चुनाव लड़ाएंगे। कहीं उनके रिश्तेदारों को ले जाकर के उनके घर में बैठा दिया जाता है। एक सोचने वाली बात है कि जो लोग आज इस किस्म का प्रयास कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई आदमी ऐसा राजनीतिक रूप से दूसरी पार्टी का आकर के साथ खड़ा हुआ है जिसकी कहीं कोई हैसियत है राजनीति में, जिसकी कहीं कोई अपनी एक ताकत है? हमारे साथ तो आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं दूसरे राजनीतिक दलों के जो हाथ मिलाना चाहते हैं, जो आज हमारे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। आज भी बहुत से लोग हैं, लेकिन वहां तो केवल और केवल एक ही काम है सारा दिन, क्योंकि वो आपको सबको जाति तौर पे जानते हैं। आपका और उनका मान के चलो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से रिश्ता बन गया था। उनकी सबसे जान पहचान है और वो रोजाना और कोई काम नहीं है उन बेचारों को, तो टेलीफोन के ऊपर लगे रहते हैं 24 घंटे। 24 घंटे में मेरे ख्याल 18 घंटे टेलीफोन करते हैं, केवल हमें विचलित करने के लिए, हमारे वैसे किसी एक साथी को अपने साथ कैसे शामिल कर लिया जाए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे सांसद बैठे हैं रणजीत सिंह रोड़ी, ये जब पार्लियामेंट में उसके साथ बैठता है तो उसके पास और कोई काम नहीं है सिवाय इसको सारा दिन अब तो आ जा तू, अब तो आ जा ये बैठे कुछ ऐसी बात कर, सारा दिन ये बात करते। तो आप ये मान के चलो कि वो कितनी बड़ी बौखलाहट में है, उनको इस बात की भी चिंता है। आप भी इस बात पे विचार करके देखना, सोचने वाली बात है। जीत का उपचुनाव था, उसके अंदर उन्होंने सारे उच्च हथकंडे अपनाए थे। जहां चौटाला साहब को रोकने की कोशिश करी, रोका गया, भाई उन्होंने हर के घर में जाकर के झोली करके ये कहा था कि आप हमें अपना वोट दे करके और किसी तरह से राजनीतिक तौर पे जिंदा रख सकते हो, आप हमें आशीर्वाद दो। हमें घर से निकाल दिया, हमारी जमीन छीन ली, यहाँ तक भी बताया मेरे लिए कि हमारा तो जो कोई छोटा मोटा जो धन दौलत थी वो भी सारी अवैसी ने काबू कर ली। यूं पता नहीं सारी उम्र अवैसी ने खाई है तुम। ये बात तो मेरे ख्याल बच्चा बच्चा जानता है इस बात को अच्छी तरह से कि कौन किसका लेकर के बैठे। अभी तो मैंने उनसे हिसाब इस बात का करना है भी जो धन दौलत मारी उसको जब बांटूंगा उसके तो बहुत सारे चिरविराट होंगे, बहुत सारी तकलीफें होंगी, लेकिन वो बातों में जाना नहीं चाहता क्योंकि आज की तारीख में उनकी ये हालत है कि वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से जाकर के अपना फार्म भर देंगे तो 100% उनकी जमानत में नहीं बचेगी। आप आंखें फैलाकर आप देख लो सारी तरफ कि कोई एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र आपको नजर आता है कि जहां जाकर के वो चुनाव लड़े, वो चुनाव से जीत करके आए। 55,000 वोट से लोकसभा के चुनाव के अंदर दुष्यंत को उचाना के लोगों ने जिताने का काम किया था। 5,000 से हार के आया नहीं आया? 7,500 से हार गया।
और अब की बार फार्म भर देगा तो मान के चलो 37,000 से आगे आएगा। आज ही कर डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र मैंने कई बार कर, आज कर और दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने गांव से भी 100 वोट नहीं मिल सकते। वहां जमानत बचाना तो बहुत दूर की बात है, हमारे अपने गांव से 100 वोट नहीं ले सकते। उनकी हालत ऐसी है। जिन लोगों की आज इस किस्म की पोजीशन है, जो कहीं से चुनाव नहीं लड़ सकते, कहीं से जीत नहीं सकते, वो आप लोगों को विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूं। जो साथी कहीं विचलित हो रही, उनको 100% समझ में आ जाना चाहिए कि कल को राजनीतिक परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगेगी, लेकिन 100% जो विचलित होगा वो अपना नुकसान कर बैठेगा। एक बार चौधरी देवीलाल और प्रताप सिंह कैरो दोनों दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे। छोटी सड़क हुआ करती थी, एम्बेसडर कार थी, उसमें बैठे जाने लग रहे थे। सामने खरगोश आ गया, रात का टाइम था, तो उस दिन जंगल हुआ करते थे। खरगोश आ गया, खरगोश गाड़ी के आगे भागने लग गया, कभी इस साइड चला जाए, कभी इस साइड चला जाए। सरदार प्रताप सिंह कैरो ने चौधरी देवीलाल से पूछ लिया कि देवीलाल, ये जरा खरगोश है, ये कोई पास क्यों नहीं निकल जाता, ये अगे पीछे क्यों भज जाए, क्यों ये जरा इधर उधर हो जाए। चौधरी साहब कहने लगे कि निर्णय नहीं ले पा रहा, ये विचलित है। और बोले 100% मरेगा, इतनी देर में टाइम नहीं चला। आप ये मान के चलो कि कुछ साथियों को इस बात के ऊपर 100% सोचना पड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तो बहुत बार कमजोर करने की कोशिश करी गई। इससे भी बुरे बुरे हालात में से पार्टी गुजरी है। हमने इस पार्टी को उस वक्त पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को साथ लेकर के एक बड़ी ताकत बनाने का काम किया। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, राजेश सिंह को सजा हुई थी, उससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2009 में बड़ा बदलाव लाने का काम किया था। और सन 1987 से पहले भी, जब इंदिरा गांधी को सन 1984 में मार दिया गया था, उसके बाद भी इस किस्म के हालात बन गए थे कि पूरे देश में कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी अब 100 साल तक इस देश में राज करेगी। और ये भी कहते थे कि अब इसका कोई विकल्प नहीं बचा। चौधरी देवीलाल ने सन 1987 के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश से साफ करने का काम किया, वहीं चौधरी देवीलाल ने देश के अंदर भी 89 के अंदर कांग्रेस पार्टी को धराशायी करके देश की सत्ता से बाहर करने का काम किया था। तो राजनीतिक हालात कब बदल जाएं? मेरे से पहले मैनेजमेंट की बात की जा रही थी कि मैनेजमेंट के माध्यम से कैसे राजनीतिक ताकत को बदला जा सकता है। आपकी सरकार तो पिछली दफा भी बन जानी थी। हमने बहुत दिन तक आप लोगों के बीच में बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनको रोक के रखा हुआ था। पिछला जो विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर हमारी पार्टी लोगों ने टिकटें बेचने का काम किया। फतेहाबाद की टिकट बेच दी थी 50 लाख में। टिकट बेच दी थी आपके महेंद्रगढ़ जिले का जो अटेली की 50 लाख में, और टिकट बेच दी थी बल्लभगढ़ की 50 लाख में। अगर कोई टिकट हमारी पार्टी की बेच देगा तो फिर मान करके चलो कि 100% लोगों में गलत मैसेज आएगा। ये टिकटें तो बेच दी थी इन्होंने लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव की सौदेबाजी का सबसे बड़ा नुकसान हमें पिछले विधानसभा के चुनाव में हुआ था। और सौदेबाजी किसी और के लिए नहीं हुई थी, इस दुष्यंत के लिए हुई थी जिसने अपना बेड़ा भी गर्क कर लिया, खारा भी करने की कोशिश की। इसके चुनाव के अंदर जयप्रकाश से सौदेबाजी हुई।
इसके चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु से सौदेबाजी हुई। इसके चुनाव के अंदर धनखड़ के साथ भी सौदेबाजी की गई और इसके चुनाव के अंदर नवीन जिंदल के साथ भी सौदेबाजी करी गई थी। नवीन जिंदल के सामने हमने अपनी पार्टी की तरफ से बलबीर सिंह सैनी को खड़ा कर रखा था और हमारी पार्टी के बहुत से नेताओं को ये हिदायत अजय सिंह ने दी थी कि आप नवीन जिंदल की मदद करो ताकि ये दुष्यंत की मदद हिसार में कर दें। कैप्टन अभिमन्यु के साथ सौदेबाजी इसलिए की गई थी कि तेरे को विधानसभा में मदद कर देंगे, तू हमारी लोकसभा में मदद कर दे। धनखड़ को रोहतक से जिताने के लिए लोगों के पास टेलीफोन किए गए थे। हमारी पार्टी के जो सीनियर साथी थे उनको कहा गया था। इसी तरह महेंद्रगढ़ के अंदर भी जो मैंने बताया विधानसभा के चुनाव में जिनको टिकटें बेची थी उनकी कैसे मदद की जाए उनके लिए टेलीफोन किए गए। तो मान के चलो ये 90 टिकट बांटेंगे, 90 में से 45 फिर बेचेंगे। जो टिकटें बेचने वाले लोग होते हैं वो राजनीति में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दाव तो लग सकता है उनका एक आधी बारी, वो दाव लग ही जाता, लेकिन अब लोगों को इस बात को लेकर के खुल करके सारी बातें समझ में आई हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। बहुत सारे लोग इस बात का कयास लगाते हैं कि विधानसभा का चुनाव ये साथ करा सकते हैं, साथ नहीं कराएंगे। 100% जैसे जींद के उपचुनाव के अंदर इन लोगों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का काम किया और यहां तक कि सरपंचों को बुला करके मुख्यमंत्री के मंच पे बैठाया गया। टेलीफोन करके सरपंचों को अधिकारियों के माध्यम से बुला करके कहा गया कि जो मंच पर आकर के नहीं बैठेगा हम उसके खिलाफ 100% विजिलेंस से इंक्वायरी कराएंगे। हम उसके काम की जितनी भी अब तक पैसा दिया गया उसकी जानकारी लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आज की डेट में जो 3 सरपंच जींद विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री के मंच पे नहीं गए थे, उन तीनों के खिलाफ इन्होंने इंक्वायरी शुरू करवा दी। मतलब किस तरह से इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया आप सोच नहीं सकते। इवन पंचों को भी, सरपंचों को बुला करके कह दिया गया कि जितना पैसा तुम्हें चाहिए ले जाओ, लेकिन हमें 100% आपके गांव से हमारी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो, इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। और जिस सरपंच के गांव के अंदर हम चुनाव में कहीं कमजोर पड़ गए तो समझ लियो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसी तरह वार्डों के अंदर भी इन्होंने जो वार्ड के मेंबर थे उनके साथ भी इसी तरह से दबाव बनाकर इस चुनाव में वोट लेने का काम किया। पैसे का खुला दुरुपयोग था, शराब बांटी जा रही थी, नगद पैसा दिया जा रहा था। एक बड़ी हैरानी की बात थी अब की बार, सुरजेवाला को तो पैसे देने वालों की कमी नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि 3 स्टेटों में चुनाव कांग्रेस जीत करके आई थी, राहुल गांधी के सबसे नजदीक दिखता था और ये मान के चलते थे कि कल लोकसभा का चुनाव आएगा, किसी ने टिकट लेनी है, किसी ने विधानसभा की टिकट लेनी है, तो इसलिए लोगों ने उसको ले करके बाहर से बहुत सारा पैसा दिया और उसने उस पैसे को कहीं अपनी जीत में तब्दील करने के लिए यूज किया। सरकार के पास वैसे ही कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो तीसरे लड़ रहे थे उन्होंने भी खूब खुला पैसा खर्च किया। बड़ी हैरानी की बात है, मैं उनको अपने बेटों को, भाई को भी, बच्चों को भी बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। ये तो 100 रुपए दे दे तो जेब में डाल ले, कोई जोर लगा ले 100 रुपए निकलवाने के लिए, ये भी निकाल के दे सकते। इन्होंने भी पैसा बांटा, दारू बांटी और दारू वाले को एक को मैंने पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा कि तू दारू बांट रहा है इनके लिए? कहने लगा मैं तो नहीं बांट रहा जी, लेकिन एक और लड़का है जिसको अपने 20-20 के नोट दे रखे हैं वो बांट रहा है, नगद पैसे भी दिए। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। आप सारे साथियों ने उन लोगों को बहुत नजदीक से देखा है कि वो कभी कोई 5 पैसे भी फोड़ने को तैयार नहीं थे, ना पार्टी के लिए कभी 5 पैसा फोड़ा और ना आप लोगों के लिए कभी उन्होंने इस तरह की कोशिश करी। वो तो जहां कहीं से छोटा मोटा पार्टी के किसी साथी ने जो दे दिया, पार्टी के फंड में जमा कराने की बजाय भी अपनी जेब में डालने का काम किया। और वो लोग इस चुनाव के अंदर इस तरह से खुला पैसा खर्च कर रहे थे। तो 100% मान के चलो, जो बात हमने आपको पहले दिन कही थी
कि ये ऐसे लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथों में बिके हुए हैं जिन्होंने पैसे के बलबूते पे इनको न केवल खरीदने का काम किया बल्कि कैसे आपको कमजोर किया जाए इसके लिए इन लोगों का उपयोग करने का काम किया। तो आज जरूरत इस बात की है कि ऐसी सब चीजों को लोगों के बीच में ले जाकर के आपको बतानी चाहिए और ध्यान लोगों के बीच में इन सब बातों पर चर्चा करो। वहीं आने वाले समय में फिर से आपकी ताकत बढ़े, संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों के साथ संपर्क भी करो और जहां लोगों से संपर्क करो वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी अब से शुरू करो। 100% नतीजे आपके हाथ में आएंगे और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ा बदलाव आएगा और बड़े बदलाव के साथ आप सत्ता में 100% आपकी हिस्सेदारी होगी, आप सत्ता में होंगे। यही बात आपसे कहने के लिए आप सब साथियों को बुलाया था। मैं एक निवेदन और करूंगा, जो विधायक साथी है, क्योंकि विधानसभा का सत्र आ रहा है तो इसके बाद जब खाना खा लें तो 4 बजे एक बारी ऑफिस में आप जरूर आए सारे के सारे विधायक, ताकि हम वहां बैठ करके विधानसभा में हमारी क्या रूपरेखा रही, क्या क्या हमारे क्वेश्चन लगने, क्या होना है, उन सब बातों पर चर्चा उसके। और उसके साथ साथ चौटाला साहब जल्दी आपके बीच में आएंगे। कुछ जगह पे हमारी पार्टी की तरफ से जो कोई हल्के के अध्यक्ष की जगह खाली है उसकी जगह हल्के के अध्यक्ष नया बनाना है या कहीं कोई और दूसरा पदाधिकारी नया लेना है, कोई सेल का लेना है, तो वो साथी भी सारे के सारे मिलकर के जाए ताकि आज ही उन सब चीजों के ऊपर फैसले ले लिए जाएं और वो जो संगठन के हिसाब से उन लोगों को पद दे करके उनकी जिम्मेवारी आगे संगठन को मजबूत करने में लगा दी जाए। इसके लिए भी आपसे निवेदन है कि आप सारे के सारे वहीं पार्टी के दफ्तर में आ जाओ, वहीं बैठ करके हम इन सारी चीजों को डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठ करके कैसे कैसे किस किस को जिम्मेवारी देनी है इस बात को तय करके उनकी नाम जारी कर दें। यही बात आपसे कहने के लिए आप सबको बुलाया था। मैं उम्मीद करूंगा, 1 मिनट है, उम्मीद करूंगा कि आप इन सब चीजों को कोई करा इन सब चीजों को आप मद्देनजर रख करके पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए अब ताकत लगाओगे और जो लोग आपको विचलित करने की कोशिश करें आपको सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, कड़ी बात कहनी पड़ेगी। जब कड़ी बात कहोगे तो फिर मान करके चलो उनकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। अगर आगे से तुम चौधरी साहब, MP साहब, MLA साहब करते रहे तो फिर मान के चलो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को रोजाना सेहत करेंगे। हमारे वाले MP ने एनकर्डी कही तब जाके इसका पीछा छुटे है। मैं इसका रोज इस बात की उम्र रखा करता कि तुम आ जा हमारे साथ, तुम आ जा हमारे साथ। मैंने इसको कहा तो उसको क्या दे भाई, दरख्त जो है उसकी जड़ें कभी नहीं सूखा करता, मान के चलो दरख्त की जड़ें नहीं सूखती, लेकिन जो टहनियां होती है जिन्हें कई दफा गरूर हो जाता है 100% उन टहनियों को सूखना पड़ता है। टहनी सूखती है। ये तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, इसकी जड़ें हमेशा हरी रहेंगी, इसकी जड़ कभी कमजोर नहीं होगी, कभी सूखेगी नहीं, ये तो फिर हरी हो जाएंगी। लेकिन जो टहनियां हैं जिन्होंने कहीं दरख्त को कमजोर करने की कोशिश करी है, उन लोगों की आप मान करके चलो आने वाले समय में राजनीतिक तौर पे 100% उनकी औकात उनको पता चल जाएगी। जो प्रस्ताव रखे गए आपके सामने, मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोनों हाथ उठा करके उन प्रस्तावों को पास करवाएं। आप आए, खाना तैयार, आप सबका धन्यवाद।